नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में आपका स्वागत है। हम जैसे कि आप लोग को मैथ पढ़ाते हैं इस पर, तो आज मैथ के कुछ क्वेश्चन की मिक्स क्वेश्चन को कराएंगे, जिसे आप प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन को इसमें लिया गया है लगभग, तो आपको एक एक क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक के लिए गए हैं, तो उनको दिखा करके आपको समझाएंगे। बाकी हम हफ्ते में कम से कम 2 या 3 सेट जरूर करेंगे। बाकी जो आप अपना सिलेबस चल रहा है चैप्टर वाइज वो होगा ही, और उसके साथ हम एक चैप्टर प्रैक्टिस सेट भी ला रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज नोटिफिकेशन आया है कि आरपीएफ का, ठीक है, और उसी तरह आपका यूपीपी का एग्जाम जो रिजेक्ट हुआ है वो भी फिर से होगा। तो री एग्जाम, तो यूपीपी वाले के लिए भी बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दोबारा प्रयास करें, दोबारा जिनका पेपर थोड़ा सा खराब गया था उनके लिए एक ऑप्शन और आ गया है। तो आप इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कुछ क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। हम आपको परीक्षा में कैसे सॉल्व किया जाएगा इस तरीके से सॉल्व कराएंगे। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होता है, ठीक है। कुछ ऐसे लॉजिक को हम इसमें इंक्लूड करेंगे जिससे आपको बहुत ही मतलब लाभकारी होगा, ठीक है। चलिए, अब आपका ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, सीधा हम क्वेश्चन के थ्रू ही चलेंगे और उसी से हम आपको बता देंगे सारे टॉपिक को, ठीक है। चलिए, ये हमारा YouTube चैनल है कनेक्ट टू एग्जाम, आप इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो आपको मेमोराइज और बढ़िया से अनुभव के साथ आपको बताएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहली बात तो हम जान लें अभाज्य संख्या होती क्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने और स्वयं एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाज्य नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगी वो हमारी हो जाएगी 2, क्योंकि 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 2 और 1 के अलावा, देखिए इसमें से सभी अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, हम 4 ऑप्शन को आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारी जो 0 है, 0, देखिए इसमें चारों ऑप्शन जो दिया गया है बहुत अच्छा दिया गया है ऑप्शन। देखिए इस ऑप्शन को समझिए, ये जो 0 है, 0 कोई अभाज्य संख्या नहीं है। देखिए अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो प्राकृतिक नंबर, प्राकृतिक संख्या जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसी में से अभाज्य और भाज्य 2 संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर और भाज्य संख्या को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो देखिए अब उसको हम जब चैप्टर वाइज करवाएंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, लेकिन हम इस ऑप्शन में देखिए इसका हम पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो एक से चालू होती हैं और आगे जाती हैं। जैसे गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ये आप जानते हैं शुरू से ही, ठीक है। तो 0 जो है, 0 हमारी ये पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं। तो 0 हमारी अभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं ही नहीं है। जो प्राकृतिक संख्याएं नहीं वो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। अब देखिए जो 1 है, 1 हमारा जो है वो न तो एक भाज्य संख्या है न तो अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, क्योंकि 2 का एक ऐसा फैक्टर सिर्फ यही होगा, 1 होगा और 2 होगा। हम जानते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिनका एक और स्वयं के अलावा और कोई फैक्टर ना हो, वही अभाज्य संख्या कहलाती है, वही प्राइम नंबर कहलाती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो सही होगा। और ये जो ये 3 है, ये दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। इकाई का अंक, अब इसको हम ज्ञात करने के लिए हम एक लॉजिक समझाएंगे, बाकी इस चैप्टर वाइज चलेगा तो हम और अच्छे से आपको समझाएंगे, ठीक है। देखिए ये जो 7 है, 7 की पावर हमें यहाँ 7 को अभी नहीं देखना है, अभी हमें सिर्फ ये देखना है। देखिए जैसे अगर हम कहते हैं कि 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 का मान क्या होगा। 7 की पावर अगर 1 होगा तो 7 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 7 होगा। ऐसे ही कहते हैं 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 कहें तो क्या होगा, 7 7 49, यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कहते हैं 7 की पावर 3, 7 की पावर 3, जैसा कि हम जानते हैं 7 की पावर 3 का अगर हम निकालेंगे तो होता है हमारा 343। आपको लगभग 1 से लेकर 30 तक के वर्गमूल घनमूल सब कुछ याद होने चाहिए, तभी आप कंपटीशन में हैं, ठीक है। देखिए 7 की पावर अगर 3 है तो इसका मान हो जाता है 343, तो यहाँ से इकाई अंक क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 7 की पावर 4 रखें, 7 की पावर अगर 4 रखते हैं तो हमारा हो जाएगा क्या, 7 की पावर 4 का हो जाएगा। यहाँ से अगर हम फिर से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 तरीक 21, मतलब लास्ट का इकाई क्या हो जाएगा, 1 आएगा। अब इसके बाद अगर हम 7 की पावर 5 रखते हैं, 7 की पावर 5 रखते हैं तो यहाँ से ये देखिए ये 1 था, 1 में अगर हम फिर से 7 का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 आएगा। अब हम जानते हैं 4 के बाद क्या होता है कि उसी संख्या का फिर से रिपीटेशन होता है, मतलब फिर से पुनरावृत्ति होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम अभी यहाँ से देखिए जो इसके पावर है, पावर को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। अगर अगर हम कह दें कि 105 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये यहाँ से हमें शेषफल क्या मिलता है, हमें शेषफल से मतलब है सिर्फ। यहाँ से अगर हम करेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं 25 के 100 और 104, जो 104 है वो कट जाएगा, बचेगा शेषफल 1। जैसे हम ये कैलेंडर में निकालते हैं शेषफल, ऐसे यहाँ पर भी शेषफल अगर निकालें यहाँ पे शेषफल कितना होगा, 1। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि 7 की पावर 1, जो 7 की पावर 1 का मान होगा वही 7 की पावर 105 के मान के बराबर होगा, ठीक है। तो 7 की पावर 1 का मान कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही होगा। हम आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए ये प्रैक्टिस क्लास है, इसको हम थोड़ी तेजी से ले चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तन 1920 है तथा महत्तम समापवर्तन 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए हम जानते हैं कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम जानते हैं एलसीएम का मान कितना दिया है, 1920 दिया है, और महत्तम समापवर्तन कितना है, मतलब एचसीएफ का मान कितना है, 16 है, ठीक है। और पहली संख्या का मान हमें कितना दिया है, 128। अब दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या हम यहाँ से गुणा करके निकाल देंगे। देखिए 16 से हम जानते हैं ये कितना हो जाएगा, 16 × 128, 8 बार में, और 8 से अगर घटाएंगे 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 240, जो हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 240, ठीक है। देखिए ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला है, बस फार्मूला पे रखना था, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से लगा सकते हैं, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है जो है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए कह रहा है प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम कुछ बताना चाहते हैं आपको, समझिए। देखिए कह रहा है प्रथम 100, हम जानते हैं कि अगर अगर किसी श्रेणी में अगर 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 कोई संख्या अगर किसी श्रेणी में है तो उसको निकालने का तरीका यह है, अगर वो समांतर श्रेणी में है, अगर वो समांतर श्रेणी में है तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, यही उसका एवरेज होता है। तो जैसे यहां से कहते हैं एक, जैसे हम जानते हैं कि औसत बराबर यही होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही होता है औसत। तो हम जानते हैं कि तो ये हमें अब 1 से लेकर 100 तक जोड़ने में हमें बहुत भारी पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + ऐसे डॉट 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 यहाँ से लिखेंगे 100, ठीक है। 100 यहाँ तक के औसत हमें निकालना हो तो इनका योग करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम एग्जाम में करेंगे तो हमारा बहुत समय खराब होगा। तो इसको हम जानते हैं कि देखिए अगर अगर ये यहाँ से ये इन दोनों की यहाँ सबके बीच में अंतर अगर समान है, समझिए किसी भी श्रेणी में यहाँ पे 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, या यहाँ पे कितने भी का अंतर हो, अगर अंतर यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर ये दोनों अगर आपस में समान हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये इनका औसत जो होगा 1 + 101 ना, सॉरी 100 अपॉन 2, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2, फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं a + l अपॉन 2, ये होता है इनका औसत। अगर हमें ये किसी श्रेणी में दिया गया हो, जैसे श्रेणी में मतलब सिर्फ समांतर श्रेणी में अगर दिया हो तो ये हम कह सकते हैं। यहाँ से अगर हमें निकालना होगा तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहा है, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो प्रथम क्या होता है, प्रथम पहला तो 1 होता है, और 100 कहा है तो हम 100 तक लेंगे, तो 100 का लिखेंगे 100 बटे 2, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन 2। यहाँ से हो जाएगा 101 अपॉन 2 करेंगे तो हम यहाँ से कितना हो जाएगा 50.5, 50.5। यहाँ से जो मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए इसको हम चैप्टर वाइज जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो आपको औसत में कभी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5-6 हो जाएगी। तो ए की वर्तमान आयु याद कीजिए, ठीक है।
चलिए देखिए, कह रहा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4 और 5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 और 6 हो जाएगी। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, देखिए हम जो कह रहा है उसको हम पहले लिख ही देते हैं। ए और बी का अनुपात हमें दिया गया है। पहले अनुपात क्या था? 4 और 5। ये क्या है? ये वर्तमान का अनुपात है। ठीक है, ये वर्तमान का अनुपात है। बाद में क्या हो रहा है? 5 और 6, 5 और 6। ठीक है, देखिए कह रहा है कि ये कितने वर्ष के बाद हो रहा है। यहां से हम देखते हैं ये कितना का है? 1। ये कितने का है? 1। अगर ये समान ना होता तो मुझे समान करना पड़ता, क्योंकि 5 साल अगर ये बढ़ रहा है तो ये 5 साल ये भी बढ़ेगा, ये एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे समान दिया है, ये हमारे लिए बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ से एक का मान हमें दिया है कितना? 5 वर्ष। ठीक है, ये का मान 5 वर्ष दिया है। अब हमें ये वर्तमान हम जानते हैं, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। ठीक है, वर्तमान का हमसे पूछा गया है। अब वर्तमान का पूछा गया तो हमारा वर्तमान का रेशियो ये है। तो ये एक का मान अगर 5 है तो 5 के 20 कह सकते हैं कि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, हमसे जो को पूछा है ए की वर्तमान आयु पूछा है, तो ए की वर्तमान आयु क्या होगी? 20 होगी। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर 20 सही है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बाकी हम ये चैप्टर वाइज चलेंगे तो इसको और विधिवत बताएंगे और अच्छे से बताएंगे और ट्रिक बताएंगे। बाकी ये सब सही है। बाकी आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसको समझना है तो देखिए हम समझाते हैं आपको। देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी आय 50% कम है। देखिए 50% का पहले हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे, नहीं तो आप समझ लीजिए ऐसे ही समझाते हैं आपको। ए और बी की आय से 50% कम है तो मतलब बी की आय क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर बी की आय 100 है, ठीक है, बी की आय अगर 100 है तो ए की आय कितनी होगी? इससे 50% कम होगी। बी की आय से 50% कम है तो बी इससे 50% कम होगी, तो इसका 50% कितना होगा? 50 होगा। 50 कम करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50। ठीक है, अब हम यहाँ से अब उल्टा रेशियो पूछा है। क्या बोला है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो पहले हम डिफरेंट देखते हैं कितने का है। डिफरेंट कितने का है? 50 का डिफरेंट है। अगर हमें जिससे कहता है उसी से हम उसको हम नीचे रखते हैं। देखिए ये डिफरेंट कितने का है? 50 का। ठीक है, 50 का डिफरेंट है। और पूछा किससे तुलना करना है? ए से। तो ए की हम आय को नीचे रखेंगे। ठीक है, ए की आय को नीचे रखेंगे। अब हमें प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100%, जो कि कह रहा है, जो ऑप्शन कह रहा है, क्या कह रहा है? बी की आय ए की आय से 100% अधिक है, ये हम कह सकते हैं। इसको देखिए हम फ्रैक्शन मेथड से समझते हैं। फ्रैक्शन मेथड क्या है? कहता है फ्रैक्शन यही होता है 50% ना, 50%। इसको हम कह सकते हैं कि 1/2। इसको अगर हम फ्रैक्शन में निकालें तो 1/2 कह सकते हैं। अगर ए और बी है, जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। यहाँ तुलना किससे हुआ है? बी से, तो हम बी को क्या मान ले? 2। और जिसकी होगी वो ऊपर वाला होता है तो 1 हो जाएगा। 2 और 1 का अनुपात है। यहाँ से अंतर कितने का? 1 का। तो हम कह सकते हैं 1/1 गुणे 100, क्योंकि एक से यहाँ दोबारा जो तुलना हो रहा है वहां 1 से होगा। पहले वाला जो तुलना हो रहा है वो बी से हो रहा है, उसके बाद वाला जो तुलना हो रहा है वो 1 से हो रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो 100% जो है बी ए से अधिक है। 100% बी ए से अधिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6750 रुपए में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचना चाहे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए क्या कर रहा है? 6750 जिसको कह रहा है उसको हम ऊपर लिखेंगे और जिसका प्रतिशत दिया है 25% हानि पर बेचा है ना, तब ये हुआ है। तो अगर 25% हानि पर बेचा है तो बेचा कितने पे है? 75% पे। कितने पे? 75% पे। अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है 15% लाभ पर। हम जानते हैं कि लाभ होगी तो 100 से ऐड होगा, हानि होगी तो 100 से माइनस होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमें 15% का लाभ निकालना है तो हम ये 115 रखेंगे। ठीक है, ये 75% का मान दिया था, हमें 115% का मान निकालना है। अब यहाँ से हम इसको कटा देते हैं। कटाएंगे कैसे? 25 से कटाएं या 5 से ही कटा देते हैं। पहले 5 से कटाएंगे तो 15 × 75, और यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 × 1 = 5, 5 × 15, 5 × 7 = 35, नहीं 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 × 1 = 5 बचा, यहाँ पे 17, 5 × 15 बचा 2, 5 × 5 = 25 और 0 1350। अब यहाँ से कटाएंगे तो 15 × 9 = 135, मतलब हो जाएगा 90। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 90। ये कह सकते हैं कि 90 × 135
15। यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यूनिट डिजिट को चेक करके भी निकाल सकते हैं। देखिए हम जानते हैं 9×5 = 45, जो यूनिट डिजिट आएगी लास्ट में 5 आएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी में ही सिर्फ ऐसा संख्या है जो जीरो के बाद, जीरो तो आएगा ही लास्ट में, अगर जीरो है तो वो जीरो आएगा ही। देखिए क्वेश्चन में कभी कभी एग्जाम में ये नियम भी आपको आना चाहिए, और आप एक चील की नजर से ऑप्शन को भी देखेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 से अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक लास्ट का 5 आएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम बिना कैलकुलेशन किए इसको टिक मार के आगे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे 2 होगा तो हम आगे कुछ चेक करते हैं, बाकी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 10,350, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत कितनी होगी, ठीक है। उसकी हानि प्रतिशत, देखिए जब भी अगर हानि होती है तो हम दोनों उसको ऐड करते हैं और जो लाभ होता है उसको माइनस करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 36 संतरे बेचने पर, वो जो 36 बेच रहा है तो 4 की हानि हो रही है, ठीक है। जो जितने की हानि या लाभ होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और अगर हानि हो रही है तो उसको इसमें ऐड करेंगे। देखिए हम करके दिखाते हैं आपको। देखिए 4 संतरे की हमें हानि हो रही थी, 4 संतरे की हमें हानि हो रही थी, और तो हम जानते हैं कि अगर हमें हानि हुई है तो हम इसमें अगर 36 का हम किराए सीपी लिए हैं, उसमें सीपी में 4 ऐड होगा, हम कह सकते हैं कि 40 था, तभी तो 4 का हानि हुआ, 36 बेचा है, मतलब 36 का उसे पैसा मिला है और 4 की हानि हो गई। यहाँ से अगर हम हानि प्रतिशत निकालना चाहें तो यही निकलेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत के लिए हम जानते हैं, यहाँ से अगर हम कटाएंगे 4 दाम में 40, 10 दाम में 100 बराबर 10%। 10% की क्या होगी, हानि होगी, ठीक है, 10% की हानि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है, इसे किस अनुपात में, इसको इस अनुपात को 2 और 1 करने के लिए इनमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहता है, पहले जो दिया है दूध और पानी हम लिख देते हैं, दूध और पानी लिख देते हैं। पहले रेशियो कितना है, इसमें पहले रेशियो है 3 और 1, कितना है, 3 और 1। अब क्या कह रहा है, 2 और 1 हमें करना है, क्या करना है, 2 और 1। ये लेकिन इसमें एक चीज और कहा गया है, क्या कहा गया है, पानी और मिलाना चाहिए, मतलब पानी मिलेगा लेकिन दूध नहीं मिलेगा। दूध जितना पहले था दूध उतना अब भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दूध 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब ये जो सोल्यूशन है वो सही नहीं है। चलिए दोस्तों देखिए, कहा है दूध का और पानी का अनुपात पहले दिया है, बाद का अनुपात दे दिया है 2 और 1 करने के लिए कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे किसको छेड़ा गया है, छेड़ा किसको गया है, पानी को, मतलब पानी मिलाया गया, दूध को कोई दूध की मात्रा जो पहले थी, दूध की मात्रा अभी वही होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 3 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, मतलब ये बराबर नहीं, इसको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। देखिए ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखिए दूसरा समीकरण के यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूध 2 तिहाई 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6, मतलब ये दूध बराबर हो गया। अब जो कह रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। देखिए पहले वाले के अनुपात में दिया गया है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहले अनुपात कितना था, 6 और 2 था, ठीक है, और बाद में कितना हो गया है, 6 और 3, ठीक। तो हम जानते हैं कि 6 और 2 8 का मान हमें कितना दिया गया है, 8 का मान हमें दिया गया है 60 लीटर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से अगर निकालना चाहें एक यूनिट का मान निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान हो जाएगा 60/8, 60/8। और यहाँ से देखिए यहाँ से कितने यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट, हमारा 1 यूनिट बढ़ा भी है, तो हम यही कह सकते हैं कि यही 60/8 होगा हमारा आंसर, क्योंकि एक यूनिट का मान हमारा जो आया है 60/8, तो हम इसी 60/8 को सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 7.5, क्योंकि देखिए 8 से करेंगे तो 8 से 56 बचा कितना 40, 8 पंचे 40, ठीक है, 7.5, मतलब 7.5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तो ये हमारा अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 और 3, या आप कह सकते हैं 2 और 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं 5 और 12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज कैसे बनता है, यही बनता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज ये बनता है। कह रहा है समकोण बनाने वाली, हम अगर इसको 5 मान लें और इसको 12 मान लें, हम एक जानते हैं ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जानते हैं 5 12 और क्या होगा 5 12 और 13 होगा, 5 12 13। हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 और इसका करेंगे तो 25, 144 और 25 169, 169 का जब रूट वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 13, ठीक है। देखिए यहाँ से हमें ये इनका रेशियो पता चला है, न कि वैल्यू, तो रेशियो पता चल गया है। और क्या कहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेमी हो तो कर्ण की लंबाई कितनी होगी। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। हम यहाँ से अगर निकालना चाहें तो 1/2 गुणे आधार का मान 5, हम इसको x मान सकते हैं, यहाँ x मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, अगर नहीं होता तो हम वैसे भी कर लेते काम। देखिए यहाँ से हो जाएगा कितना हो जाएगा, आधार का मान कितना है 12x और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा 5x। ये x क्यों माने हैं इसको जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो बढ़िया से समझाएंगे। देखिए इसके बराबर हमें दिया गया है कितना सेमी 270 दिया गया है, यहाँ से निकालेंगे 200 के बाद 6 पंचे 30x स्क्वायर, 30x स्क्वायर बराबर कितना दिया जाएगा 270, 0 से 0 घटाएंगे 3 9 27, ठीक है। यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें, x का मान निकालना चाहें कितना आएगा 9 आएगा, x का मान निकालना चाहें सॉरी x का मान यहाँ से x स्क्वायर के बराबर 9 है तो x का मान कितना आएगा 3 आएगा। x यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें यहाँ से x का मान निकल गया है 3, तो हमें क्या पूछा है कर्ण, कर्ण का हमारा मान कितना है 13x, तो 13 तिया 39, 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 तिया 39, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए कभी कभी क्या होता है हमारे पास समय कम रहता है, थोड़ा सा लॉजिक अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पे मल्टीपल चेक कर सकते हैं। मल्टीपल क्या चेक करेंगे, हम जानते हैं कि कर्ण अगर हमारा 13 के अनुपात में आया है तो हमारा जो आंसर होगा कर्ण का मान जो होगा वो हमेशा 13 का मल्टीपल होगा। तो इस ऑप्शन में देखिए कोई भी मल्टीपल इसके अलावा नहीं है जो 13 का मल्टीपल हो। हम ये सब ना करते हुए सीधा हम 13 का मल्टीपल चेक करके ऑप्शन मार के आगे चलेंगे। ये एग्जाम में स्मार्ट वर्क है, ये स्मार्ट वर्क है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या रहा है, 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं तो 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कह रहा है m1 d1 h1 w1 ये सब आप पढ़े हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है 12 m गुणे मतलब 24, मतलब 12 आदमी 24 दिन में कर सकते हैं। अब इसी काम को क्या कर रहा है 8 मैन मतलब 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, यही हमसे पूछा है। हम उसको x मान लेते हैं, यहाँ से m कट जाएगा, 8 से कटाएंगे तो 8 तारीख 24 हो जाएगा, 12 तिहाई 36, मतलब यहाँ से 36 8 पुरुष को कितने दिन लगे 8 पुरुष को 36 दिन लगेंगे, ठीक है। मतलब यक्स का मान हो जाएगा ना, ये यक्स क्या है ये दिनों की संख्या है, तो यहाँ से यक्स का जो होगा वो 36 दिन, मतलब कह सकते हैं कि 8 पुरुष इस काम को 36 दिन में करेंगे। 12 पुरुष 24 दिन में कर रहे हैं तो 8 पुरुष इसको 36 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी ना, ठीक है। देखिए कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 30 किमी प्रति घंटे की चाल से, यहाँ पे मीटर दिया है और यहाँ पे क्या दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। हम जानते हैं कि अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अगर हम मीटर प्रति सेकंड में करना चाहें तो यहाँ से हम जानते हैं क्या होता है 30 गुणे 5/18, 5/18 से हम गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। ये हमारा स्पीड मिल गई, क्या है ये स्पीड मिल गई है। और क्या बोला है डिस्टेंस, हमें पूछा क्या है समय पूछा है। समय हम जानते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है, दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया है दूरी कितनी है 100 मीटर, दूरी कितनी है 100 मीटर, और हमारा जो चाल आया है चाल कितना है 30 पंचे 150 150/18, ठीक है, बटे 18। हम जानते हैं ये तीसरी राशि है तो यहाँ जाएगी
ऊपर, ठीक है। यहाँ से अगर जाएगी तो हम कह सकते हैं यहाँ से 0 कटा दें, और 5 दूनी 10, 5 यहाँ 15, ठीक है। और यहाँ 18 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 36/3, 36/3 से कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 12 सेकेंड। हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के मतलब 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करेगी। व्यक्ति को कितने सेकंड में? 12 सेकंड में पार करेगी। चलिए, इसमें कुछ नहीं था। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल करके दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? समय आएगा। समय का हमें आंसर बताना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम जानते हैं कभी भी कह दे खंबे को और आदमी को, अगर किसी को भी पार करेगी तो गाड़ी अपनी लंबाई पार करेगी। क्या करेगी? अपनी लंबाई पार करेगी। और अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को पार करेगी, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम समझाते हैं आपको। कह रहा है 20 सेकंड लग रहा है वो एक व्यक्ति को जब पार कर रहा है, मतलब जो जब रेल अपने लंबाई को पार करती है तो 20 सेकंड लगते हैं, और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 30 सेकंड लगते हैं। कितने प्लेटफॉर्म कितने हैं? 100 मीटर है। हमें पहली बात तो ट्रेन की चाल नहीं पता है। ट्रेन की चाल हमें जानना हो, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो 100 मीटर है ये अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी ट्रेन अपनी लंबाई तो पार करेगी, और ये जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तब भी अपनी लंबाई पार करेगी। हम हम ये मान लें कि जो ट्रेन है वो अपनी लंबाई को पार करने में 20 सेकंड लेती है, और ये जो 30 सेकंड लिया है इसमें से 20 सेकंड तो उसका अपनी लंबाई पार करी होगी। यही जो 10 सेकंड एक्स्ट्रा है वो क्यों लिया गया है? क्योंकि वो 10 सेकंड में ये पुल को भी पार करी है, मतलब ये प्लेटफॉर्म को भी पार करी है। हम ये कह सकते हैं कि अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है और जो समय लिया है प्लेटफॉर्म को पार करने में, कितना सेकंड का लिया है समय? 10 सेकंड का लिया है। यहाँ से अगर हम ट्रेन की चाल निकालना चाहें तो हो जाएगी 10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से जो ट्रेन की चाल आ गई हमारी 10 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए हमें ट्रेन की चाल पता चल गई है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी ये हम जानना चाहेंगे। तो हम जानते हैं कि जब ये पहली बार पार करी थी, ये रेलगाड़ी एक खंबे को पार करी थी तो 20 सेकंड में वो अपनी ही लंबाई को पार करी थी। तो अगर हम उसकी लंबाई निकालना चाहें तो 20 सेकंड में, और अपनी चाल से गुणा करेगा, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है। देखिए दूरी बराबर क्या निकलेगा? दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय हो जाएगा, ठीक है। चाल गुणे समय। चाल उसकी कितनी है? चाल अभी हम निकाले हैं, कितनी आई है? 10 जो है वो चाल आई है, और समय कितना लिया था? 20। ये 20 क्यों रखे हैं आप समझ रहे होंगे। अब ये हम पहले ही आपको बताएं कि जब वो किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को ऐसे पार करेगी तो वो अपनी लंबाई ही पार करती है। तो उसकी लंबाई अगर हमें निकालना है तो उसकी लंबाई में मतलब उसको उस लंबाई को पार करने में 20 सेकंड का समय लिया है, और उसकी चाल है 10 सेकंड। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये 200 मीटर आएगा। 200 मीटर आएगा। 200 मीटर जो है यही रेल की चाल, यही ट्रेन की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसको ये आपको अगर नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके आप फिर से हमारी बातों को सुनिएगा, गौर करिएगा जो हमने बताया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आसान तरीका है। चलिए अगला देखते हैं। एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किग्रा की चावल एक दुकानदार को 30 रुपए प्रति किग्रा के चावल को 40 रुपए प्रति किग्रा के चावल के साथ अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का अनुपात 33 रुपया प्रति किग्रा हो जाए। अच्छा, किस अनुपात में मिलाया जाए? देखिए ये एलिगेशन का, मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखिए दो चीजें होती है। ये एक छोटा वाला होगा, एक बड़ा वाला होगा, और जो उसके बीच वाला होगा वो बीच में। देखिए यहाँ से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई 30 रुपए वाला ये था, और कोई 40 रुपए वाला सामान था, और उसको जब मिला करके वो 33 रुपए में अगर बेच रहा है, तो हम यहाँ से इसका एलिगेशन लगाने का तरीका है, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। यहाँ से बड़ा ये वाला 40 वाला है, इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसमें बड़ा ये वाला हो जाएगा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। हम ये कह सकते हैं कि इसको अगर 30 रुपए वाली और 40 रुपए वाली को दोनों को मिला करके 33 रुपए में बेचना है तो 30 रुपए वाले को 7 किग्रा
7 किग्रा और 40 रुपए वाले को 3 किग्रा, इन दोनों को अगर मिलाएंगे तो 33 रुपए में बेचेंगे तभी होगा। ठीक है, तो हमारा जो अनुपात होगा 7:3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहाँ पे जो ये 3 गुना वाला कह रहा है ना, इसी को समझना है। देखिए 3 गुना क्या होता है, हम जानते हैं कि मान लीजिए पहले प्रिंसिपल ये था, अमाउंट ये, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट ये पता है। प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 100 है तो कह रहा है 3 गुना, 3 गुना इसका कितना हो जाएगा 300, 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300। ठीक है, यहाँ से अंतर कितने का है 200 का, ये 200 होने में इसे कितने वर्ष लगे हैं, 200 होने में कितने वर्ष लगे हैं 30 वर्ष। हम जानते हैं कि अगर हमें रेट निकालना है, रेट निकालना है तो ब्याज मतलब इंटरेस्ट अपॉन टाइम, इंटरेस्ट अपॉन टाइम निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज का ये नियम होता है। तो 200 में से हम जानते हैं 30 वर्ष, 200 होने में 30 वर्ष का समय लगा है, तो हम 30 से भाग देंगे तो निकल जाएगा कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत का ब्याज लगा था। हम जानते हैं 20/30 आ जाएगा, 20/3 सॉरी 20/3 आएगा। इसको जब हम कटाएंगे तो हमारा जो हो जाएगा 6.666% आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.66% या 6 सही 2/3%। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। चलिए हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। आप लोग इसको बढ़िया से देखें और बताएं। हमने कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराने का जो वादा किया है आपसे, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग की प्रैक्टिस कराने पर ध्यान दिया है। चलिए हमारे कनेक्ट टू एग्जाम के साथ आप लोग जुड़े रहिए, हम आपको बेहतर बना देंगे, इसकी गारंटी लेते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सहपाठियों के साथ भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो भी आपको ना समझ में आए उस पॉइंट को लिखिए, हम उसको आपको और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बाकी जो ऐसे ही हम हफ्ते में कम से कम 2-3 सेट जरूर मारेंगे और बाकी अपनी तैयारी को बनाए रखें, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद।